रिश्तों की सियासत इम्पोर्टेंट नोटिस एंड डिस्क्रिप्शन। राइटर नक कौसर। ये कहानी एक ऑडियो फॉर्म के रूप में है और यह पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सारे पात्र और जगहें काल्पनिक हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरे प्यारे पाठकों, वीडियोस देर से डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं रेगुलर नहीं हो पाई। मैं अब रेगुलर वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद मेरे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए। प्लीज़ जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए और हर वीडियो पर 2 के व्यूज़ दें। मेरी अगली वीडियो शतरंज द गेम ऑफ ब्लड कल रात 1 या 2 बजे अपलोड होगी। 7वां अध्याय ओबरॉय विला में नई दुल्हन। अगली सुबह अर्जुन के फार्म हाउस पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज की पहली किरणें अभी ठीक से भी नहीं निकली थीं कि अर्जुन मेहर के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत गहरे मरून रंग की बनारसी साड़ी थी, जिसके बॉर्डर पर सुनहरे धागों की बारीक कढ़ाई थी। किनारों पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे जो रोशनी में चमक रहे थे। साथ में कुंदन के गहने भी थे जो उस साड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मेहर अपने बिस्तर पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उसकी आंखें उदास थीं और मन में बीते हुए कल की घटनाओं का बोझ था। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि कैसे एक ही पल में उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। तभी दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। वह मेहर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बिना कोई भाव दिखाए बोला, तैयार हो जाओ, हमें सुबह 7 बजे ओबरॉय विला के लिए निकलना है। मेहर ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसकी खामोश आंखें पूछ रही थी, तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है? अर्जुन उसकी आंखों की खामोशी को अच्छी तरह समझ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मेहर ने धीरे से उठकर उस साड़ी और गहनों को उठाया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। करीब 20 मिनट बाद वह तैयार होकर बाहर आई। वह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। गहरे मरून रंग की साड़ी उसके गोरे रंग पर बेहद जच रही थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे जो उसकी सादगी को बढ़ा रहे थे। वह चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई और गहने पहनने लगी। तभी उसकी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। वह उसे एकटक देखती रही। मन में एक ही सवाल था, क्या यही मेरी नई जिंदगी है? उसने एक गहरी सांस ली और ज़्यादा न सोचते हुए उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। वह तैयार होकर नीचे हॉल में आई। अर्जुन ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें मेहर की खूबसूरती पर अटक गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना ही कहा, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों हॉल से बाहर निकले और अपनी अपनी कारों में बैठ गए। उनके आगे पीछे कमांडो और वेल ट्रेड बॉडीगार्ड की गाड़ियां चलने लगीं, मानो किसी राजा का काफिला जा रहा हो। गाड़ी में बैठते ही मेहर ने हिम्मत करके पूछा, आप अपने दादाजी से क्या कहेंगे? हमारी शादी कैसे हुई? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, वह सब मैं देख लूंगा। तुम्हें ये सब बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरे दादा दादी के सामने अच्छा व्यवहार करना। इतना सुनकर मेहर चुप हो गई और गाड़ी की खिड़की से बाहर भागते हुए घरों और पेड़ों को देखने लगी। अचानक उसकी आंख से एक आंसू की बूंद गिरी, जिसे उसने तुरंत पोंछ दिया। शायद वह अर्जुन से अपनी उदासी छिपाना चाहती थी, पर छिपा न पाए क्योंकि अर्जुन की नज़र लगातार उसी पर थी। 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे दोनों भाई अर्जुन और दिव्यांश की गाड़ियां एक साथ ओबरॉय विला में दाखिल हुईं। अर्जुन ने दिव्यांश की कार देखते हुए मन ही मन सोचा, दादा दादी को तो मैं समझा सकता हूँ, पर दिव्यांश भाई को क्या समझाऊंगा? उन्हें तो हर चीज़ मेरे बिना बोले ही पता चल जाती है। मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें ये बात भी पता होगी कि मैंने मेहर से ज़बरदस्ती शादी की है। दोनों भाई अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में ही बातें हो रही थीं। तभी दिव्यांश ने कहा, दादाजी से बात करने के बाद मुझे लाइब्रेरी में आकर मिलना। जैसे ही दिव्यांश अंदर गया, दादी हॉल में बैठी हुई थी। अर्जुन और मेहर जब साथ में अंदर आए तो दादी ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। दादी ने अर्जुन से पूछा, ये लड़की कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? अर्जुन घबरा कर बोला, दादी, मैंने शादी कर ली है। ये बात सुनकर उसी वक्त अपने कमरों से नीचे आते विवान और ईशान के हाथ से सेब गिर गए जो वे खा रहे थे। दादी ने बात को समझते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने शादी कर ली। मैं तो तुम दोनों भाइयों को कह कर थक गई थी। देखो, अर्जुन ने शादी कर ली और तुम दिव्यांश बड़े भाई होकर भी शादी नहीं कर रहे हो।
दिव्यांश ने चिढ़कर कहा, दादी, सबको मेरी शादी की इतनी क्यों पड़ी है? जब मेरा मन करेगा तब मैं कर लूंगा। अभी मेरा कोई मूड नहीं है शादी के चक्कर में पड़ने का। दादी ने अपनी सर्वेंट रोजी को बुलाया और पूजा की थाली और चावल से भरा कलश लाने को कहा। रोजी जल्दी से थाली लेकर आए और उसे चौखट पर रख दिया। दादी ने आरती की और मेहर को अपने सीधे पैर से कलश को ठोकर मारकर गृह प्रवेश करने को कहा। मेहर के चेहरे पर भले ही घबराहट नहीं दिख रही थी, पर वह मन ही मन में बहुत डरी हुई थी। रस्में पूरी करके वे हॉल में आए। तभी दादाजी अपने कमरे से बाहर आए और एक नज़र अर्जुन को देखकर बोले, तुम दोनों भाई मेरी लाइब्रेरी में आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अर्जुन मेहर को दादी के पास छोड़कर लाइब्रेरी में चला गया। दिव्यांश भी दादाजी के पीछे पीछे चला गया। नीचे हॉल में विवान और ईशान भाभी भाभी कहते हुए मेहर के पीछे पड़ गए और उससे पूछने लगे, आप दोनों की शादी कैसे हुई? लव मैरिज। मेहर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी दादी ने दोनों को डांट कर हटाया और खुद मेहर के पास बैठकर पूछा, बेटा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेहर ने धीरे से बताया, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ आश्रम में रहती थी। दादी ने फिर पूछा, तो तुम दोनों कैसे मिले? मेहर ने जवाब दिया, हम दोनों अनाथ आश्रम में ही मिले थे, वे वहाँ एक समारोह के लिए आए थे। विवान और ईशान ने शरारती अंदाज में ओह 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 करते हुए कहा, अच्छा तो वहाँ से आप लोगों का प्यार आगे बढ़ा। मुझे तो लगता था कि भाई सिर्फ बिजनेस के काम के लिए जाते हैं, पर मुझे पता नहीं था कि वहाँ इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं जिनसे भैया ने इश्क लड़ा लिया। ये सब सुनकर शर्म से मेहर के गाल गुलाबी हो गए। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में दादाजी ने अर्जुन से पूछा, तुमने यह शादी अचानक कैसे कर ली? तुम दोनों का तो कोई शादी का मूड ही नहीं था। अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने मेहर को 2 दिन पहले एक अनाथ आश्रम में देखा, वह मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। आपको पता है मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती, पर मेहर को देखकर मुझे लगा कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक है, इसलिए मैंने उससे तुरंत शादी कर ली। दादाजी ने शांत होकर कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब बहू का ध्यान रखो। फिर उन्होंने दिव्यांश से पूछा, और तुम कब शादी कर रहे हो? दिव्यांश ने चिढ़कर कहा, दादाजी सबको मेरी शादी की क्यों पड़ी हुई है? जब मेरा मन करेगा तब मैं कर लूंगा, पर अभी मेरा कोई मूड नहीं है। दादाजी ने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, पर वह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का क्या मामला है? उस काम में इतनी रुकावट क्यों आ रही है? दिव्यांश ने जवाब दिया, मैं उसको देख लूंगा, मैं अभी थोड़े दिनों के लिए देश से बाहर था, इसलिए देख नहीं पाया। आप चिंता न करें, मैं उसे जल्दी ठीक कर दूंगा। फिर तीनों दादा पोते नाश्ते के लिए नीचे आ गए। वे एक बहुत ही खूबसूरत काले और सुनहरे रंग की डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। धीरे धीरे करके सब लोग, दादी, ईशान और विवान भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर एक तरफ दादाजी बैठे थे और दूसरी तरफ दिव्यांश। दादी ने मेहर से कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म नहीं हो पाई, पर कल जरूर होगी, इसलिए सुबह उठकर कृष्ण जी की पूजा जरूर कर लेना। मेहर ने धीरे से कहा, ठीक है दादी माँ। पूरी परिवार शांति से नाश्ता करने लगा। मेहर अर्जुन के बगल वाली सीट पर बैठी थी और दोनों खामोशी से खा रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान में ईशा को होश आए हुए 2 दिन हो चुके थे। देवयानी ठाकुर ने उसका बहुत ध्यान रखा था, जिससे ईशा को सुकून महसूस हो रहा था। वह मन ही मन देवयानी के बारे में सोच रही थी, अगर मेरी माँ होती तो ऐसी ही होती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती। तभी देवयानी उसके कमरे में आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा अब तुम ठीक हो? इतने दिनों तक कमरे में बंद रहना सही नहीं है, तुम्हें थोड़ा बाहर आकर भी हम लोगों के साथ बैठना चाहिए। और हाँ, आज तुम्हें 2 नए लोगों से मिलवाना है। ईशा ने उनकी तरफ देखा। देवयानी ने बताया, आज मेरे पति और मेरे एक बेटा बेटी जर्मनी से वापस आने वाले हैं, आज शाम को उनसे तुम मिलना। और देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लाई हूँ, तुम्हें उदास नहीं रहना चाहिए, जल्दी से तैयार होकर आओ, हम दोनों नाश्ता करते हैं। इतना कहकर देवयानी ईशा के कमरे से बाहर चली गई। ईशा अपने बिस्तर पर बैठी हुई सोचने लगी, हे भगवान, ये सब मेरे ही साथ क्यों किया आपने? जिससे मैं प्यार करती हूँ अब उसके पास भी कभी नहीं जा सकती, मैं शिवाय से कैसे आंखें मिलाऊंगी? कुछ देर के बाद ईशा ने धीरे धीरे देवयानी के दिए हुए कपड़े पहने। हरे रंग की सलवार कमीज में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को तैयार करते हुए कमरे से बाहर निकली।
सीढ़ियों से उतरते हुए उसने देखा कि नीचे हॉल में कोई नहीं था सिवाय देवयानी के, जो एक छोटी मेज पर अकेली बैठी नाश्ता कर रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और कुछ नौकर अपने अपने कामों में लगे थे। ईशा को उम्मीद थी कि वह देवयानी के परिवार से मिलेगी, पर खाली हॉल देखकर वह थोड़ा हैरान हो गई। जैसे ही वह नीचे पहुंची, देवयानी ने मुस्कुराकर उसे देखा। आओ बेटा, नाश्ता तैयार है, उन्होंने प्यार से कहा। ईशा धीरे से उनके पास गई और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने नाश्ते की प्लेट उठाई, पर खाने का मन नहीं था। उसके दिमाग में शिवाय के ख्याल घूम रहे थे। तभी एक नौकर ने आकर देवयानी को कुछ बताया। देवयानी ने ईशा की तरफ देखा और कहा, मेरे पति और बेटे बेटी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। शायद फ्लाइट लेट हो गई हो। मुझे लगा तुम सब से मिलकर अच्छा महसूस करोगी, पर कोई बात नहीं। आज शाम को जरूर मिलोगे। ईशा ने बस सिर हिलाया और खाने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। वह खामोशी से खा रही थी और देवयानी उसकी उदासी को महसूस कर सकती थी। देवयानी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे पता है तुम परेशान हो, पर चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम सब कुछ बात करेंगे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ईशा ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वह समझ गई कि देवयानी उसके दिल का हाल जानती है, पर वह अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। आपको क्या लगता है कि ईशा की मुलाकात देवयानी के परिवार से होने के बाद उसकी उदासी कुछ कम हो पाएगी? 8वां अध्याय, जब परिवार मिला। रात अपने आंचल में चांद को समेटे हुए थी। गुलाब मैंशन का विशाल बगीचा, जहां कमल का तालाब चांद की रोशनी में मोतियों सा चमक रहा था, पूरी तरह शांत था। हवा भी धीमी गति से बह रही थी, मानो ईशा के दिल का दर्द महसूस कर रही हो। ईशा एक खूबसूरत लकड़ी के झूले पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें तालाब की ओर लगी थीं और गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। पर कोई सिसकी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोश आंसू थे जो उसके टूटे हुए दिल की कहानी कह रहे थे। उसके दिमाग में सिवाय का चेहरा घूम रहा था, वह हर पल उसे याद करके रो रही थी। तभी सड़क पर एक शोर सा हुआ। 10-20 गाड़ियों का काफिला मैंशन के मुख्य द्वार पर आ रुका। ईशा ने सर उठाया और आंखों के आंसू पोंछे। बीच की कार से एक बॉडीगार्ड निकला और पिछली सीट का दरवाजा खोला। उस कार से एक 45-50 साल का आदमी बाहर आया। उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की थी, दोनों की उम्र करीब 21-22 साल लग रही थी। लड़के ने एक स्टाइलिश ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था और लड़की ने एक प्यारी सी सफ़ेद फ्लोरल ड्रेस और ब्लैक हील्स पहनी थी। बेटे, मेरी लाडली बेटी का सामान गाड़ी से निकाल कर लाओ, उस आदमी ने मजाकिया अंदाज में कहा। लड़के ने चिढ़कर अपनी नाक चढ़ाई और कहा, मैं इस नकचड़ी का नौकर नहीं हूँ। तुम मेरी प्यारी बेटी को नकचड़ी कहना बंद करो, पिता ने नाराजगी से कहा। दोनों बाप बेटी हंसते हुए मैंशन की ओर बढ़ चले। लड़का अपनी बहन का सामान निकालते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, हाँ, मैं तो इस घर का इकलौता नौकर हूँ। इस लड़की का पर्सनल नौकर समझ रखा है मुझे। बचपन में गई थी तो सुकून से रहता था, अब यह आ गई है तो मेरा जीना हराम कर देगी। अपने बड़ी बहन होने का रौब दिखाती चली नकचड़ी चुड़ैल। ईशा उन्हें दूर से ही देख रही थी। उसे लगा, ये लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। काश मेरा भी परिवार ऐसा होता, काश उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा होता। ईशा ने उन्हें देख लिया था, पर वे उसे नहीं देख पाए थे क्योंकि वह झूले पर बैठी थी। हॉल में पहुंचते ही देवयानी जी उन्हें देखकर खुश हो गईं। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटा, तुम इतने दिनों बाद आ रही हो, ऐसा लगता है तुम्हें हमारी याद ही नहीं आती। वह लड़की, जिसका नाम अनन्या था, मुस्कुराकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, वहाँ बहुत काम था। तभी पीछे से वह लड़का, जिसका नाम विहान था, अपने बहन का सामान घसीटते हुए आया और नाराजगी से अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। अब ये नकचड़ी आ गई है तो आप लोग मुझे भूल ही जाएं। देवयानी जी ने विहान का कान खींचा और कहा, विहान, अपनी बहन को नकचड़ी कहना बंद कर, वह तुमसे बड़ी है। विहान ने अकड़ कर कहा, बड़ी? सिर्फ 2 मिनट तो बड़ी है, और किसे पता कि ये पहले पैदा हुई या मैं। हम दोनों की शक्ल तो एक जैसी दिखती है, डॉक्टर को भी उस वक्त शायद पता न चला हो और मैं बड़ा हूँ। बदमाश, अब इतना लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, देवयानी जी ने डांटते हुए कहा। तुम्हारी बहन इतने सालों बाद आई है, कुछ उसका भी ख्याल रखो। वे सब सोफे पर बैठ गए। तभी देवयानी जी को ईशा की याद आई। उन्होंने स्टाफ को बुलाया और पूछा, ईशा कहाँ है? स्टाफ ने बताया, वह गार्डन में झूले पर बैठी है। उस बच्ची को यहाँ बुलाकर लाओ, देवयानी जी ने कहा।
सूर्य ठाकुर, देवयानी जी के पति, ने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? देवयानी जी ने ईशा के बारे में सब कुछ बताया कि वह उन्हें कैसे मिली और उसकी कितनी बुरी हालत थी। तभी ईशा गार्डन से होते हुए हॉल में आ गई। देवयानी जी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। देखो बेटा, ये मेरे पति सूर्य ठाकुर हैं। तुम इन्हें पापा भी कह सकती हो। ईशा ने घबराते हुए ऊपर देखा और नमस्ते कहा। बच्चा, हमसे मत घबराओ, हम भी तुम्हारे पापा की तरह हैं, सूर्य ठाकुर ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। ये सुनकर ईशा की आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। देवयानी जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप कैसे हैं? आपने मेरी बेटी को रुला दिया। सूर्य जी हंसते हुए बोले, अच्छा, मैं आपकी बेटी को अब कभी नहीं रुलाऊंगा। बच्चा, क्या तुम अपनी मम्मी से मुझे डांट सुनवाना चाहती हो? अगर नहीं, तो जल्दी से मुस्कुरा दो। अगर तुम्हारे आंखों से एक बूंद और आंसू गिरा, तो तुम्हारी मम्मी मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल देंगी। देवयानी जी मुस्कुराई और अपने बेटा बेटी से ईशा का परिचय करवाया। देखो ईशा बेटा, यह मेरी बेटी अनन्या है और यह मेरा बेटा विहान। दोनों जुड़वा हैं, पर मेरी बेटी मेरे बेटे से 2 मिनट बड़ी है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 25 साल है, ईशा ने धीरे से कहा। तो आप हमसे बड़ी हुई, हम आपको दी बोलेंगे, अनन्या ने कहा। विहान ने तुरंत कहा, सही कहा, मैं भी आपको बड़ी दी कहूंगा। और अब से हम दोनों एक टीम में हैं। आप इस निकचड़ी की टीम में मत जाएगा। ये लड़की मुझे बहुत परेशान करती है। अनन्या ने आंखें तरेरते हुए कहा, क्या तुम मुझे परेशान नहीं करते? व्हाटएवर। हेलो दी, मैं एक मॉडल हूँ और अभी जर्मनी से आई हूँ। मैं अपना मॉडलिंग करियर यही शुरू करना चाहती हूँ। और मैं एक सिंगर हूँ, विहान ने कहा। और मैं इंडिया का फेमस सिंगर बनना चाहता हूँ, देवयानी जी ने अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा। और ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन हैं। और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। पूरे परिवार ने ईशा को अपने बारे में और भी कई बातें बताईं। पहली बार ईशा के चेहरे पर मुस्कान आई थी। वह सबकी बातें मुस्कुराते हुए सुन रही थी, मानो अपने सारे गम भूल चुकी हो। थोड़ी देर बाद देवयानी जी ने कहा, डिनर का समय हो गया है। सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। उन्होंने ईशा के बाल सहलाए। बच्चा, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, पर मैंने अपने मन से बनाया है। खाकर बताना कि तुम्हें पसंद आया या नहीं। सब अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने नाइट सूट पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मॉम, क्या आपने छोले भटूरे बनाए हैं? मेरे फेवरेट, विहान ने पूछा। अच्छा हुआ इस लेक्चरी के आने से मेरा तो कुछ फायदा हुआ। अनन्या ने मेज के नीचे से विहान के पैर पर लात मारी। मैं चुप हूं तो क्या समझ रखा है मुझे? कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तुम दोनों लड़ना बंद करो, देवयानी जी ने डांटा। देवयानी जी ने ईशा को गाजर का हलवा सर्व किया। बेटा, इसे टेस्ट करके बताओ, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ईशा ने एक निवाला खाया और कहा, आंटी, ये बहुत अच्छा है। देवयानी जी ने रूठने का नाटक करते हुए कहा, लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। ईशा घबरा गई, ऐसी बात नहीं है। तो आपने मुझे आंटी क्यों कहा? आप मुझे मम्मी बुलाए। दिन के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर बाद देवयानी जी ईशा के कमरे में हल्दी वाला दूध लेकर आई। बेटा, इसे पी लो, ये तुम्हें हेल्दी रखेगा। ईशा ने चुपचाप वह दूध पी लिया और धीरे धीरे नींद में चली गई, क्योंकि देवयानी जी ने उस दूध में नींद की गोली मिलाई थी। ईशा को उस दिन के बाद से रातों में नींद नहीं आती थी और उसे पैनिक अटैक आते थे। देवयानी जी एक हल्की लाइट जलाकर कमरे को गर्म करके बाहर निकल गईं और अपने बेडरूम में चली गईं, जहां सूर्य ठाकुर भी बैठे थे। देवयानी जी चुपचाप सूर्य के बगल में आकर बैठ गईं और उनके सीने पर सर रख लिया। सुनिए ना, उन्होंने कहा, क्या आपको ईशा उसकी तरह नहीं दिखती? सूर्य ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे भी वह वैसी ही दिखती है। सूर्य ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ इतनी बर्बरता किसने की? देवयानी जी ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम दिव्यांश है। वह बताना नहीं चाहती, पर उसे रात में पैनिक अटैक आते हैं, तो वह कभी कभी उसका नाम चिल्लाने लगती है। और वह तुम्हें कहाँ मिली थी? सूर्य ने पूछा। मुंबई के पास के उस इलाके में, जहाँ सिर्फ मल्टी बिलियनर लोग रहते हैं। सूर्य के दिमाग में एक चेहरा आया, जिसका नाम दिव्यांश था। वह देवयानी को अपने सीने से उठाते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, हमें लगता है कि ईशा को हमें इंडिया से बाहर भेज देना चाहिए। वह यहाँ सुरक्षित नहीं है। देवयानी जी ने घबरा कर पूछा,
आप इतना हड़बड़ाकर यह बात क्यों कह रहे हैं? अचानक आपको ये बात कहाँ से सूझी कि ईशा को हमें बाहर भेज देना चाहिए? सूर्य ने कहा, दिव्यांश एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। उसका बिजनेस भी है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इंडिया में सबसे ज्यादा। तुमने उसका नाम सुना होगा, उसके भाई का नाम अर्जुन है। और उसका पूरा नाम सिर्फ दिव्यांश नहीं, दिव्यांश सिंह ओबरॉय है। देवयानी जी ने कहा, हम उसे क्या बोलकर इंडिया से बाहर भेजेंगे? और वह अकेली वहां नहीं रह पाएगी। सूर्य बोले, हमें अपने दोनों बच्चों को भी उसके साथ भेजना होगा, क्योंकि अगर वह उसी की बेटी है तो मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। देवयानी जी ने सहमति दी, ठीक है, मैं कल ईशा से बात करूंगी। क्या ईशा देश छोड़कर चली जाएगी? क्या दिव्यांश उसे ढूंढ पाएगा? आगे की कहानी के लिए बने रहिए। अध्याय 9, नया सफर। वही दूसरी तरफ ओबरॉय विला में दिव्यांश अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में रेड वाइन और दूसरे हाथ में एक काले रंग का डैगर चाकू था, जिसे वह अपने हाथों में घुमा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसने सिर्फ एक बॉक्सर पहना हुआ था। वह अपनी बालकनी की कुर्सी पर बैठा हुआ एक चांद को देख रहा था और ईशा के बारे में सोच रहा था। तभी वह बड़बड़ाया, जाना, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में एक गहरी उदासी और गुस्सा था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसने शैतानी मुस्कान के साथ अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए वाइन के ग्लास को एक ही घूंट में खत्म कर दिया। खाली ग्लास को देखते हुए उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका था, पर आई स्वेयर, अगर मुझे पता चला कि तुम अपने फियांसे के साथ हो तो मैं तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इस धमकी के साथ उसने खाली ग्लास को जमीन पर पटक दिया, जो चूर चूर हो गया। वह चुपचाप खड़ा होकर एकटक चांद को देखने लगा, जैसे चांद भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। फिर वह पलटकर अपने कमरे में गया और किंग साइज बेड पर जाकर सो गया। उसके मन में तूफान चल रहा था और उसका शांत चेहरा उस तूफान को छिपा रहा था। रोज मैंशन। अगली सुबह रोज मैंशन में देवयानी जी सुबह 8 बजे ईशा के कमरे में आई। उस समय ईशा तैयार हो रही थी। तभी ईशा ने आईने में देवयानी जी को देखा और मुस्कुराकर कहा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नीचे ही आ रही थी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी। देवयानी जी धीरे धीरे उसके पास गईं, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बच्चा। माँ, आपको हमसे क्या बातें करनी है? ईशा ने पूछा। दोनों बिस्तर पर बैठ गईं। देवयानी जी ने ईशा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। ईशा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, वरना इस अनजान शहर में आप मुझे अपने पास क्यों रखती? देवयानी जी ने गहरी सांस ली, बच्चा, मैंने और सूर्य जी ने कल तुम्हारे बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जान यहाँ सुरक्षित नहीं है, तुम्हें देश छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। ईशा घबरा गई, पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। देवयानी जी ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारे साथ वेहान और अनन्या भी जाएंगे। ईशा ने हिचकिचाते हुए कहा, अनन्या इतने दिनों बाद अपने घर आई है, उसे अपना करियर यहाँ शुरू करना है। उन्हें आप यहीं रहने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी, माँ। तभी अनन्या दरवाजे पर खड़ी होकर बोल पड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है, दी। मैंने आपको अपने मन से अपनी दी माना है और हम दोनों आपके साथ ही जाएंगे। पर एक बात कह देती हूँ मम्मी, हम लोग फिर से दोबारा जर्मनी नहीं जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल अकेले वहीं बिताए हैं, इसलिए मैं रशिया जाना चाहती हूँ। देवयानी जी मुस्कुराईं, जो तुम चाहो, बस मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मुझे पता है कि तुम ईशा से बड़ी हो, पर अभी ईशा को तुम्हारी जरूरत है। अनन्या ईशा के पास बैठी, उसके कंधे को पकड़ा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं अपनी दी का बहुत ख्याल रखूंगी। देवयानी जी ने कहा, तुम लोगों की फ्लाइट कल शाम की है, मैं बुक करवा देती हूँ और पापा तुम्हें छोड़ने जाएंगे। अनन्या और ईशा ने कहा, ठीक है मम्मी। देवयानी जी बिस्तर से खड़ी होकर बोली, अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लो। ये बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गईं। ओबरॉय विला। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में आज मेहर को आए हुए 1 महीना हो चुका था। वह सब फैमिली मेंबर्स से घुल मिल चुकी थी। बस उसे दिव्यांश और अर्जुन से डर लगता था। बाकी सब उसके लिए अपने जैसे बन चुके थे, पर अर्जुन के मन में शक आ चुका था कि मेहर उसे अपने करीब क्यों नहीं आने देती। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती थी। अर्जुन को लगता था कि वह किसी और से प्यार करती है,
इसलिए वह उसको खुद के पास आने नहीं देती। पर ऐसा नहीं था। मेहर मन ही मन में कहती थी कि मैं ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर लूं जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। उसी दिन अचानक दोपहर में मेहर को विला के हॉल में चक्कर आए और वह गिर गई। उस वक्त विवान उसे देख लेता है। विवान चिल्लाते हुए कहता है, दादी माँ, देखिए भाभी माँ को क्या हो गया, वह बेहोश हो चुकी हैं। सब कोई हॉल में आ जाते हैं। दादी माँ, दादाजी, ईशान, विवान। विवान मेहर को गोद में उठाकर अर्जुन के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। ईशान कहता है कि अर्जुन भाई कहाँ हैं? तभी दादी माँ कहती है, अर्जुन तो मीटिंग में गया हुआ है, दिल्ली। बिजनेस मीटिंग की वजह से उन्हें आज बहुत बड़ा टेंडर मिलाने वाला है। तभी विवान डॉक्टर को फोन लगाकर कहता है कि ओबरॉय विला में 10 मिनट में पहुंचिए। सब घबराए हुए थे। तभी ईशान का असिस्टेंट डॉक्टर को अपने साथ मेहर के कमरे में लेकर आता है। वह डॉक्टर मेहर को चेक करने लगती है और सबसे कहती है कि प्लीज आप बाहर चले जाए, मैं इन्हें चेक करके आपको बताती हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। वह मेहर को चेक करती है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आती है। रूम के बाहर सब लाइन लगाकर खड़े हुए थे और सबके चेहरे पर घबराहट थी। तभी दादी जी कहती है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, वह बेहोश कैसे हो गई? तभी डॉक्टर जी कहती हैं, दादी माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, ये खुशखबरी की बात है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, 3 हफ्ते की। सबके चेहरों पर अचानक आश्चर्य के भाव आ जाते हैं। तभी ईशान और विवान एक दूसरे को गले लगाते हुए कहते हैं, अरे भाई, मैं चाचा बन गया, और दोनों वहीं पर नाचने लगते हैं। डॉक्टर ये देखकर हल्के से मुस्कुराती है। तभी दादाजी असिस्टेंट को कहते हैं कि डॉक्टर को उनकी फीस दे दो और इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाने के लिए इन्हें इनाम जरूर दे देना। असिस्टेंट डॉक्टर को विला के बाहर जाकर छोड़ देता है। तभी सब कोई एक साथ मेहर के कमरे में चले जाते हैं और दादी माँ मेहर का सिर सहलाने लगती हैं। मेहर के पास बैठते हुए मेहर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और हड़बड़ाते हुए कहती है कि मुझे क्या हुआ था, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी दादी माँ कहती है, बेटा, अब इतनी हड़बड़ाहट के साथ उठना बैठना कम करो, तुमने हमें आज बहुत बड़ा तोहफा दिया है, हम परदादी बनने वाले हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी भी उसके पास आकर उसके सिर को सहलाते हैं और अपने स्टाफ को बुलाकर मेहर की नज़र पैसों की गड्डी से उतारकर अपने स्टाफ को कहते हैं कि आपस में बांट लो। और विवान और ईशान मेहर के बिस्तर पर उनके पाँव के पास बैठते हुए कहते हैं, भाभी माँ, थैंक यू, अब हमसे भी छोटा कोई होगा, हमें बहुत खुशी है ये बात सुनकर। वह लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जो उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा था। रोज मैंशन और एयरपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ रोज मैंशन में सब कोई अपना सामान पैक करके हॉल में खड़े थे। देवयानी जी सबको दही शक्कर खिला रही थी और कह रही थी कि बच्चा अपना ध्यान रखना और ईशा का खास तौर पर ध्यान रखना, मेरी बच्ची वहाँ अकेली जा रही है। तभी विहान और अनन्या कहते हैं, वह अकेली कैसी जा रही है, मेरी दी हम लोग के साथ जा रही है और वह हमेशा हम लोग के साथ रहेगी। फिर सूर्य जी कहते हैं, देवयानी जी, अब हमें जाने की इजाज़त दें, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। और फिर देवयानी जी अपने आंसू पोंछते हुए सबको अलविदा कहती हैं और सब कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सूर्य जी अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तुम लोग रशिया के लिए रवाना हो जाओ, मैं अगले हफ्ते तुम लोगों से मिलने आ जाऊंगा। और ईशा के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बच्चा, घबराना नहीं, मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। मुझे इस हफ्ते थोड़ा काम हो गया ऑफिस में, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पा रहा हूँ। ईशा अपने सिर को हिलाते हुए कहती है, ठीक है पापा, कोई बात नहीं। तभी एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हो जाती है कि रशिया की फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है, सब कोई अपनी बोर्डिंग कर लें। तभी तीनों, विहान, ईशा और अनन्या, सूर्य जी के पांव छूते हुए कहते हैं कि पापा, अब हम लोग चलते हैं। और सब कोई एरोप्लेन में बोर्डिंग करने के लिए चले जाते हैं। पीछे से सूर्य जी सबको देख रहे थे। वहीं जब ईशा प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब मैं जब वहां से आऊंगी तो मैं खुद के पैरों पर खड़ी होकर वापस आऊंगी। और वह वहां से चली जाती है और दिल ही दिल में एक वादा करती है कि मेहर, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। क्या ईशा को मेहर मिल पाएगी? क्या दिव्यांश ईशा को ढूंढ पाएगा जब वह रशिया में होगी? या फिर क्या उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा जहां उसे एक ऐसा साथी मिलेगा जो उसके लिए दिव्यांश से भी बड़ा दुश्मन होगा? क्या मेहर के गर्भ में पल रहा बच्चा अर्जुन की जिंदगी में खुशियां लाएगा या फिर उसके आने से कोई नया तूफान आएगा? अध्याय 10, तूफान से पहले का सन्नाटा।
अर्जुन अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही ओबरॉय विला के गेट पर पहुंचा, उसका मन बेचैन हो रहा था। दिल्ली में उसका काम तो खत्म हो गया था, लेकिन किसी अनजानी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। कार से उतरते ही उसे लगा जैसे पूरा विला शांत है, पर अंदर कुछ चल रहा है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसके कदम सीधे दादी माँ के कमरे की तरफ बढ़े। दादी माँ उसे देखते ही खुश हो गईं। अरे बेटा, तुम आ गए, उन्होंने कहा। हाँ दादी माँ, अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है ना? मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, बल्कि खुशखबरी है। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी मेहर, माँ बनने वाली है। ये सुनकर अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी, फिर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह बस इतना कह पाया, क्या आप सच कह रही हैं दादी माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। दादी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा, वह बस भागते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था, मेहर प्रेग्नेंट है, मैं पापा बनने वाला हूँ। उसका मन खुशी से भर गया था। वह दरवाजे के पास पहुंचा, जहां वह ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बाल ठीक किए और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। कमरे में मेहर बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी खामोशी ने कमरे को और भी भारी बना दिया था। अर्जुन की आंखें मेहर पर ठहर गईं। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे मेहर के पास आकर बैठ गया। वह अपने घुटनों पर बैठते हुए उसके पेट को छूना चाहता था, पर उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेहर ने अर्जुन के हाथ को झटक दिया। उस ठुकराए जाने की भावना से अर्जुन का दिल सहम गया। एक पल पहले जो खुशी उसके चेहरे पर थी, वह अब गुस्से और निराशा में बदल गई। उसने मेहर का हाथ जोर से पकड़ लिया। मेहर ने अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें खुश होना चाहिए। यह मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है। मेहर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। अर्जुन को लगा कि मेहर अभी भी उससे नफरत करती है। तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने पूछा। मेहर ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। अर्जुन को और भी गुस्सा आ गया। वह उठकर मेहर के चेहरे के दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोला, तुम इस बच्चे से भी नफरत करती हो? क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं पापा बनूं? क्या तुम इस बच्चे को मुझसे दूर करोगी? मेहर ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम क्यों रो रही हो? तुम इसे खुशी कहते हो? मेहर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब खुशी है? अर्जुन ने मेहर को कसकर पकड़ लिया। हाँ, ये खुशी है। यह मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है। ये हमारे बच्चे की खुशी है। मेहर ने आंखें बंद कर लीं। प्यार? क्या तुम इसे प्यार कहते हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती रखूंगा? अर्जुन ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, ठीक है, लेकिन तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकती हो। मैं जानता हूँ, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। अगर तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की कोशिश की, तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा प्यार हूँ या नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ या नहीं, पर मैं इस बच्चे का बाप जरूर हूँ। मेहर के गाल अर्जुन के हाथों के दबाव से लाल हो गए थे। उसके होंठ कांप रहे थे। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा गुस्सा और दर्द था। अब सिर्फ मेरा बच्चा मायने रखता है। मुझे अपने बच्चे से दूर रखने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये कहकर अर्जुन गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मेहर वहीं बैठी रह गई। उसके गालों पर अब भी अर्जुन के हाथों के निशान थे और उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसके कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रोटी रोटी अपने पेट पर हाथ रखते हुए बिस्तर पर ही करवट होकर लेट जाती है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। इन सब बातों को सोते सोते उसकी आंखें भारी होने लगती है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छनकर मेहर के चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। रात की उदासी और आंसू अब नहीं थे, उनकी जगह एक अजीब सी शांति थी। वह बिस्तर पर उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर रात का दर्द अभी भी साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी।
वह अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराई। अब उसे अपने बच्चे के आने की खुशी थी, न कि डर। वह अपने आप से बात करने लगी। हाँ, मैं अर्जुन से शादी कर चुकी हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसे माफ़ करूँ। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, जिसने मुझे इतना दर्द दिया। उसके होंठ कांपे, पर अब उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। लेकिन अर्जुन अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, उसने कहा। उनके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। दादी माँ, दादाजी, विवान, ईशान, ये सभी लोग कितने अच्छे हैं। ये लोग तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ, इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे लिए इस घर में सबसे बड़ा सहारा ये ही लोग हैं। मेहर मुस्कुराई। उसे याद आया कि कैसे विवान और ईशान ने उसकी देखभाल की थी जब वह बेहोश हो गई थी। कैसे दादी माँ ने उसे अपनी गोद में लिटाकर प्यार से समझाया था, और दादाजी ने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने अपने आप से कहा। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ रहूंगी। मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी। इस बच्चे को मैं अर्जुन और मेरे बीच की नफरत की वजह नहीं बनने दूंगी। ये बच्चा इस घर की खुशियाँ और प्यार का प्रतीक होगा। मेहर ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करेगी, लेकिन अर्जुन के बिना। वह इस घर में अपनी एक नई दुनिया बनाएगी, जहाँ सिर्फ प्यार होगा, न कि दर्द। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। ओबरॉय विला की हवा में धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा था। मेहर की जिंदगी ने एक नई दिशा ले ली थी। अब उसकी सुबह की शुरुआत आंसुओं से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और खुशी से होती थी। वह हर रोज सुबह उठकर आईने के सामने अपने बढ़ते हुए पेट को देखकर मुस्कुराती थी। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह उसकी अपनी दुनिया थी, उसका सहारा था। हालांकि अर्जुन से उसका रिश्ता अब भी तनावपूर्ण था। अर्जुन ने उस दिन के बाद से मेहर से दूरी बना ली थी। वह घर पर तो होता था, लेकिन दोनों के बीच एक अनजानी दीवार खड़ी हो चुकी थी। मेहर भी इस दूरी से संतुष्ट थी। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी में अर्जुन की परछाई तक को नहीं आने देगी। उसका बच्चा ही अब उसका सब कुछ था। घर के बाकी सदस्यों ने मेहर का पूरा ख्याल रखा। दादी माँ, दादाजी, और तो और विवान और ईशान भी। विवान और ईशान, जो पहले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, अब मेहर की गर्भावस्था के बारे में मज़ेदार कहानियां सुनाते और उसे हंसाते रहते। मेहर भाभी, आपको पता है, ईशान ने एक दिन मज़े लेते हुए कहा, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको आइसक्रीम ज़्यादा खानी चाहिए। मैंने टीवी पर देखा था। विवान ने तुरंत उसे बीच में टोक दिया, अरे बुद्धू, टीवी पर कुछ भी दिखाते हैं। मेहर भाभी, आप बस खुश रहिए, क्योंकि आपका बच्चा बहुत खूबसूरत होगा, बिल्कुल मेरे जैसा। और इस पर ईशान और विवान के बीच एक मज़ेदार बहस छिड़ जाती थी, जिसे देखकर मेहर की हंसी नहीं रुकती थी। ओबरॉय परिवार के इस प्यार और देखभाल ने मेहर को एक नई ताकत दी थी। इस बीच दुनिया के दूसरे कोने में रूस की ठंडी हवाओं में एक और कहानी आकार ले रही थी। ईशा, विवान और अनन्या की जिंदगी भी तेजी से बदल रही थी। सूर्य जी के बिजनेस में ईशा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी व्यावसायिक भागीदार बन चुकी थी। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता ने रूस में सूर्य जी के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। विवान का संगीत का सफर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका पहला और दूसरा एल्बम दोनों ही सुपरहिट साबित हुए थे। अब वह सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि देश के टॉप गायकों में से एक था। उसके शो के लिए लोग दीवाने थे और उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। और अनन्या, वह अब सिर्फ जर्मनी की मॉडल नहीं, बल्कि रूस की सबसे मशहूर मॉडल में से एक बन चुकी थी। वर्साचे जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए वह मॉडलिंग करती थी। उसका हर वॉक किसी फैशन शो की सबसे बड़ी हाईलाइट होता था। जब वह रैंप पर चलती, तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती थी जो उसके आत्मविश्वास को बयां करती थी। एक दिन सब कुछ बहुत शांत था। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर रूस के उस आलीशान विला में आ रही थीं, जहां ईशा, विवान और अनन्या रहते थे। ईशा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उसे चक्कर आया और वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दीदी, विवान और अनन्या ने एक साथ चिल्लाते हुए ईशा की तरफ दौड़ लगाई। ईशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब उसे होश आया, तो वह अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। विवान और अनन्या उसके पास घबराए हुए खड़े थे। दीदी, आप ठीक तो हैं? विवान ने चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, ईशा ने धीरे से कहा। उसके हाथ में थोड़ा दर्द था। तभी अनन्या ने सूझबूझ दिखाते हुए विवान से कहा,
विवान, दी को कमरे में ले चलो। मैं तुरंत डॉक्टर को कॉल करती हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने ईशा को चेक करने के बाद विवान और अनन्या से कमरे से बाहर जाने को कहा। दोनों भाई बहन बेचैन होकर बाहर खड़े थे। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपकी बहन गर्भवती हैं। ये सुनकर विवान और अनन्या के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल वे हैरान रह गए। उन्हें पता था कि ईशा की क्या हालत थी। उनके मन में हजारों सवाल उठने लगे। डॉक्टर ने अपनी बात कही और वहां से चले गए। अनन्या ने विवान की तरफ देखा और कहा, हमें मम्मी पापा को ये बात तुरंत बता देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अभी उन्हें कॉल करके रूस बुलाता हूँ। विवान तुरंत कॉल करने के लिए दूसरी तरफ चला गया, जबकि अनन्या धीरे धीरे ईशा के कमरे में गई। ईशा अभी भी बेहोशी की हालत में थी। अनन्या उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगी। दी, मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, अनन्या ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और प्यार था। इधर मेहर को भी अपनी गर्भावस्था के 2 महीने पूरे हो चुके थे। वह अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर हर रोज एक नई उम्मीद के साथ जी रही थी। लेकिन क्या ये खुशी ज्यादा देर तक रहेगी? क्या ईशा की खबर से उसके जीवन में फिर कोई तूफान आएगा? अध्याय 11। टूटे आईने में अक्स। रूस, शाम का सन्नाटा और बेचैनी। शाम तक देवयानी जी और सूर्य जी रूस स्थित अपने आलीशान मेंशन पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से निकल चुके थे। इस बीच रूस के मेंशन के ऊपर वाले कमरे में ईशा बिस्तर के क्राउन सिरहाने से टिकी हुई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर सामने की दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह अपने ही विचारों के तूफान में खोई हुई थी। नीचे हॉल में अनन्या और विवान बैठे हुए थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन और शांत बेचैनी छाई हुई थी। विवान ने बेचैनी से सोफे पर करवट बदली, उसका ध्यान अपने हाथों की उंगलियों पर था। अनन्या, विवान ने धीमे से पूछा, उसका स्वर चिंता से भरा था, क्या हुआ दीदी को? होश में आने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? अनन्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे उस बेचैनी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है विवान। वह शांत हैं, हद से ज्यादा शांत। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरे पानी में डूब गई हो। पर मुझे पता है कि वह डिप्रेशन में जा रही हैं, अंदर ही अंदर टूट रही हैं। अनन्या ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आवाज में एक दर्द भरी प्रार्थना थी। बस मम्मी पापा जल्द से जल्द रूस आ जाएं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। वह अचानक हॉल के सोफे से उठी और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने एक और गहरी थकी हुई सांस ली। वह दिल ही दिल में कह रही थी, मैं समझ सकती हूँ। मैं इन हालातों से बहुत बार मिली हूँ, पर मैं महसूस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऐसी ही सिचुएशन कभी फेस नहीं की है। वह बाथरूम में गई और आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा परेशान और उदास नजर आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला, मानो उस बेचैनी को धो डालना चाहती हो। माता पिता का आगमन। शाम के ठीक 7 बजे देवयानी जी और सूर्य जी रूस के मेंशन में प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही वे देखते हैं कि विवान अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़े हुए, सिर झुकाए हुए सोफे पर बैठा हुआ है और बहुत परेशान दिख रहा है। जैसे ही विवान अपने मम्मी पापा को देखता है, वह तेजी से उनके पास चला जाता है। मम्मी पापा, विवान की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा कि वह प्रेग्नेंट हैं। तब से वह बहुत परेशान हैं। न वह किसी से कुछ कह रही है, न कुछ खा रही है। हमने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अनन्या ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। विवान ने सूर्य जी की तरफ देखा, उसकी आंखें आंसुओं से डबा गईं। प्लीज आप उनसे जाकर मिल लीजिए, वह खुद को तड़पा रही हैं। देवयानी जी और सूर्य जी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, जहां ईशा का कमरा था। सीढ़ियों के बीच ही देवयानी जी ने सूर्य जी को रोक दिया। आपका अंदर जाना सही नहीं रहेगा सूर्य जी, देवयानी जी ने धीरे से कहा। मैं उससे जाकर बात करती हूँ। उसे इस वक्त सिर्फ माँ के सहारे की जरूरत है। सूर्य जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी गहरा दर्द था, पर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। वह दरवाजे के बाहर ही थम गए। माँ और बेटी। देवयानी जी जैसे ही ईशा के रूम में प्रवेश करती हैं, उनकी आंखें अपनी बेटी पर ठहर जाती हैं। ईशा बिस्तर के क्राउन से टिकी बैठी है और एकटक सामने की घड़ी को देखे जा रही है, जैसे समय को रोकना चाहती हो। देवयानी जी धीरे धीरे कदमों से ईशा के पास जाती हैं और उसके सिर पर हाथ रखती हैं। उनके हाथों का स्पर्श ईशा के बालों को सहलाने लगता है,
उस स्पर्श में बरसों का प्यार और सांत्वना घुली थी। ईशा की नजरें उठकर अपनी माँ पर ठहरती हैं, और बस जैसे ही उसने माँ को देखा, उसके आंसुओं का बांध टूट गया। उसकी आंखें अश्कों से भर गईं और एक एक करके आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर फिसलने लगीं। वह सिसकते हुए उठी और देवयानी जी की कमर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? ईशा की आवाज़ टूटी हुई थी। मैंने क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी जिंदगी बार बार इस तरह बिखर जाती है? देवयानी जी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उनके अपने भी होंठ कांप रहे थे। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, देवयानी जी ने प्यार और दुख से कहा। ये सब नियति का खेल है। शायद भगवान यही चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में ये हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारी जिंदगी में होता है वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। उन्होंने ईशा को थोड़ा पीछे किया और उसकी भीगी आंखों में देखा। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जिंदगी को ये सब चीजें बर्बाद कर रही हैं, पर आगे जाकर तुम्हें पता लगेगा कि यह तुम्हारे आगे की जिंदगी को अच्छा करने के लिए ही था। इसलिए रोना बंद कर बच्चा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देवयानी जी ने हिम्मत दिखाते हुए वह बात कही जिसका फैसला सिर्फ ईशा को लेना था। अगर तुम्हें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो मैं डॉक्टर से एबॉर्शन की अपॉइंटमेंट ले लूंगी, उन्होंने कहा। तुम्हारा क्या डिसीजन है बच्चा? ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी जिंदगी के फैसले सिर्फ और सिर्फ तुम लोगी। ये बात हमेशा याद रखना। ईशा जोर जोर से रोते हुए, लगभग कराहते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या करूं? तो सोचने का समय लो बच्चा, देवयानी जी ने उसके गालों से आंसू पोंछे। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, पर पहले खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला अभी कोई नहीं है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए मजबूत होना होगा। उन्होंने ईशा के माथे को चूमा और प्यार से बोला, मेरा प्यारा बच्चा, अब रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। देवयानी जी ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश की, पर असफल रहीं। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। अब देखो, मुझे भी रोना आना चालू हो गया है, देवयानी जी सिसकते हुए बोली। ये देखकर ईशा ने तुरंत अपनी आंखें पोंछी और माँ की तरफ देखा। माँ, मैं नहीं रोऊंगी, ईशा ने कहा। उसकी आवाज़ अब भी गहरी उदासी से भरी थी, पर उसमें दृढ़ता आ गई थी। उसने अपनी माँ के गालों से भी आंसू पोंछे। ईशा के दिल में तूफान अभी भी था, पर माँ के आंसुओं ने उसे शांत रहने की ताकत दी थी। उसे पता था कि उसका एक फैसला पूरे परिवार की खुशी पर असर डालेगा। अब जब ईशा को अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेना है, आपका क्या ख्याल है? ईशा क्या फैसला लेगी? क्या वह इस बच्चे को स्वीकार करेगी? देवयानी जी ने ईशा को अपनी बाहों से अलग किया। ईशा की आंखों में अभी भी उदासी का गहरा रंग था, पर माँ की निस्वार्थ ममता ने उसमें एक नई धीमी सी दृढ़ता भर दी थी। वह अब रो नहीं रही थी, पर उसके होंठ अभी भी कांप रहे थे। देवयानी जी ने धीरे से उसके गालों को थपथपाया। मेरा प्यारा बच्चा, फ्रेश हो जाओ, उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा। उनकी आवाज में आदेश कम और अनुरोध ज्यादा था। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, खासतौर पर अब जब तुम्हें दो लोगों का ख्याल रखना है। ईशा ने शांत निगाहों से उन्हें देखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का और पौष्टिक बनाने की व्यवस्था करती हूँ, देवयानी जी बोली। और हाँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई और अनन्या, तीनों बहुत ही परेशान हैं तुम्हारे लिए। वे नीचे हॉल में बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर छाई घबराहट साफ दिख रही है। इसलिए मेरी बात मानो, नीचे आकर उनसे मिल लो। उन्हें तुमसे मिलकर ही शांति मिलेगी। ईशा ने माँ की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी उदासी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उसके पूरे परिवार को पीड़ा दे रही है। माँ के आंसुओं ने उसे जो ताकत दी थी, वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ठीक है माँ, ईशा ने कहा। उसकी आवाज़ अब भी दबी हुई थी, पर उसमें सहमति थी। मैं फ्रेश करती हूँ। देवयानी जी ने ईशा के माथे पर एक और प्यार भरा चुंबन किया और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। हॉल में इंतजार और सांत्वना। दरवाजे के ठीक बाहर सूर्य जी खड़े थे, उनकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। वे इतने परेशान थे कि अंदर बेटी का दर्द महसूस कर रहे थे, पर पत्नी की बात मानकर बाहर रुके थे। जैसे ही देवयानी जी बाहर आईं, सूर्य जी तुरंत उनसे सवाल करने लगे। क्या हुआ? ईशा ने कुछ कहा? सूर्य जी ने घबराहट में पूछा। उनके चेहरे पर गहरा दर्द और उम्मीद की एक हल्की किरण एक साथ झलक रही थी। देवयानी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर अब थोड़ी शांति थी, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार थी। अभी वह ठीक है सूर्य जी, रोकर उसका मन हल्का हो गया है। उन्होंने गहरी सांस ली।
पर वह समझ नहीं पा रही है कि वह इस बच्चे को रखे या न रखे। सूर्य जी का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने धीमे से कहा, ये निर्णय उसका अपना होना चाहिए। हम उसे कुछ भी थोप नहीं सकते। बिल्कुल, देवयानी जी ने कहा। अब हमें नीचे चलना चाहिए। मैंने उसे फ्रेश होने को कहा है। वह भी थोड़ी देर में नीचे आ रही है। दोनों पति पत्नी सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में पहुंचे। देवयानी जी के नीचे हॉल में पहुंचते ही वह तुरंत किचन की तरफ मुड़ी। रात के 8 बजे बज चुके थे और उन्होंने देखा कि किचन में खाने की कोई खास तैयारी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को काम में व्यस्त करने का फैसला किया ताकि उनकी अपनी बेचैनी कम हो सके और वे ईशा के लिए कुछ पौष्टिक बना सकें। वह तुरंत खाने की तैयारियों का जायजा लेने लगी। वहीं सूर्य जी हॉल में विवान और अनन्या के पास गए। विवान सिर झुकाए अभी भी सोफे पर उदास बैठा था। सूर्य जी ने विवान के कंधे को थपथपाया। बच्चा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उन्होंने अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा। ईशा अब ठीक है। पिता के मुंह से ईशा ठीक है सुनते ही विवान के चेहरे पर एक झलकती राहत आई। वह सिर हिलाकर तुरंत सोफे से उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। अनन्या ने भी राहत की एक गहरी सांस ली। अब हॉल में सूर्य जी और अनन्या और किचन में देवयानी जी ईशा के नीचे आने का और उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक अजीब सी शांति इस आशा से भरी हुई थी कि ईशा के चेहरे पर अब उन्हें टूटा हुआ अक्स नहीं बल्कि मजबूती की पहली किरण दिखाई देगी। लंदन, बर्केले होटल में खूनी डील। वहीं दूसरी तरफ लंदन के अति आलीशान बर्केले होटल के एक प्राइवेट स्वीट में एक अलग ही तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था, जो खामोशी कम और खतरे की आहट ज्यादा थी। रूम के बीचों बीच दिव्यांश सिंह ओबरॉय अपने छोटे भाई ईशान के साथ सोफे पर बैठे थे। दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखा था, जो उनकी क्रूर और रौबदार छवि को और भी गहरा रहा था। उनके चेहरे बर्फ की तरह ठंडे थे और आंखें सीधी निशाना साध रही थीं। दोनों के हाथों में बेधड़क पिस्तौल थी। सामने जमीन पर 2 सूटकेस खुले पड़े थे। एक में शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाले ड्रग्स का जखीरा था और दूसरे में अत्याधुनिक हथियार गन्स। विदेशी क्लाइंट्स में से एक ने झुककर कहा, सर, ये गन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, इनकी मारक क्षमता शानदार है। और ये ड्रग्स, ये अत्यधिक प्रभावी हैं, थोड़ी सी मात्रा भी तुरंत असर दिखाना शुरू कर देती है। दिव्यांश ने अपनी आंखें बिना झपकाए अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया कि वह ड्रग्स की गुणवत्ता जांच ले। बॉडीगार्ड ने तुरंत ड्रग्स लिया, उसे परखा और सिर झुकाकर बोला, सर, क्वालिटी टॉप नॉच है। तभी क्लाइंट्स की तरफ बैठी एक लड़की बोली। वह देखने में भारतीय नहीं लग रही थी और उसने एक बेहद शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी मादकता को साफ जाहिर कर रही थी। उसकी ड्रेस इतनी रिवीलिंग थी कि उसके क्लीवेज भी दिख रहे थे। वह इस डील की हेड थी, नाम था लूना। वह दिव्यांश की ओर देखते हुए, जिसकी निगाहें उसकी पिस्तौल पर टिकी थीं, बोली, जैसा कि आपने देख लिया, सर, कि मेरा माल कितना अच्छा है, तो क्या अब हम इसके रेट के बारे में बात कर सकते हैं? ईशान ने तुरंत मोर्चा संभाला। चलिए ठीक है, मिस, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर आप बताएं, आप इस प्रोडक्ट के लिए कितनी कीमत चाहती हैं? लूना ने एक सडक्टिव स्माइल दी। उसकी निगाहें शुरू से ही दिव्यांश पर गली थी और दिव्यांश ने यह बात बखूबी भांप ली थी। सर, मुझे 100 करोड़ चाहिए, लूना ने सीधे दिव्यांश की आंखों में देखते हुए कहा। एक शैतानी मुस्कान और एक प्राइवेट डील। लूना की बात सुनते ही दिव्यांश ने अपने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान, मिस्टीरियस स्माइल ला दी। उसने अपने हाथ में पिस्तौल को घुमाया मानो वह कोई खिलौना हो। मुझे पता है, मिस लूना, दिव्यांश की आवाज़ गहरी और रोबदार थी, कि आपको 100 करोड़ नहीं चाहिए। मुझे सच सच बताए, आपको चाहिए क्या? ईशान का इस पल गला सूख रहा था। वह मन ही मन में बुदबुदाया, ओह गॉड, यह पागल लड़की क्या करना चाहती है? मुझे पता है, ये भाई को पटाना चाहती है, पर इसे ये पता नहीं कि यह शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। लगता है इसे मरने से डर नहीं लगता। लूना ने दिव्यांश की आंखों के खतरे को अनदेखा कर दिया, या शायद वह उसी खतरे की दीवानी थी। वह और करीब आकर बोली, दिव्यांश जी, आपको नहीं लगता कि यह बात हमें प्राइवेट में करनी चाहिए? उसकी आवाज़ में एक साफ आमंत्रण था। उसने अपनी आंखों से इशारा किया और फ्लर्टी टोन में पूछा, क्यों न आज रात हम लोग एक साथ बिताएं? मैं रेट्स को लेकर थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ अगर डील मेरे हिसाब से पसंद हो जाए तो। दिव्यांश ने अपनी पिस्तौल को धीमा किया और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान, डेविल स्माइल, और गहरी हो गई। ओके मिस लूना, उसने धीमी शिकारी आवाज में कहा, क्यों न हम आज रात को ही मिलते हैं?
वैसे भी मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का दाम लगाना हमेशा पसंद रहा है। ये सुनकर लूना की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसने दिव्यांश को एक सदिक्टिव वेवी स्माइल दी और अपने बॉडीगार्ड्स और हेल्प के साथ कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ईशान ने राहत की सांस ली और तपाक से बोला, भाई, आपने इस लड़की को हाँ बोल दिया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो कभी इस टाइप की ओपन इनविटेशन वाली लड़की को हाँ नहीं बोलते। ईशान ने अपनी आंखें नचाई और मजे लेते हुए कहा, लगता है आज रात बरकेले में पार्टी होने वाली है, हम ना। दिव्यांश ने अपनी पिस्तौल मेज पर रखी। उसकी आंखें क्षण भर के लिए गहरी और खाली हो गईं। मुझे अभी एक लड़की की जरूरत है, दिव्यांश ने बेपरवाही से कहा। उसके लहजे में किसी भी तरह की कोमलता नहीं थी। मुझे सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बहुत दिनों से किसी लड़की का स्वाद नहीं चखा है। ईशान समझ गया कि उसके भाई के इस खतरनाक गेम का मतलब क्या है। ठीक है भाई, ईशान ने शरारत से हंसते हुए कहा, अब आप एंजॉय करिए। मैं भी चलता हूँ खुद एंजॉय करने के लिए। मुझे भी कुछ खूबसूरत डील्स मिल सकती हैं आज रात। ईशान ने अपने भाई को एक शैतानी विंक दिया और कमरे से बाहर निकल गया। अब रूम में सिर्फ दिव्यांश अकेला था, उस शैतानी डील के बीच, जिसका दाम सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक रात का खतरनाक खेल था। उसने मेज पर रखी पिस्तौल को उठाया और मुस्कुराया। यह मुस्कान जीत की थी या खतरे की, ये लूना को आज रात ही पता चलने वाला था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है और यह कहानी पूरी तरीके से मैंने लिखी है। अगर कोई मेरी कहानी को कॉपी करता है तो मैं यूज़ पर लीगल एक्शन लूंगी।